हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सब लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए राउंड अप, दैट इज दी करंट अफेयर्स का वीकली राउंड अप, जहां पे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। That is, which institution has been recently selected by the PFRDA as the 11th fund manager to manage retirement saving under the NPS? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर एनपीएस जो है ये है क्या। ओके, सो एनपीएस की अगर हम बात करें, सो दिस इज द न्यू पेंशन स्कीम या फिर इसे नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, और इसी नेशनल पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसे कहा गया था पीएफआरडीए, जिसका मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम होता है कि न्यू पेंशन स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना। न्यू पेंशन स्कीम आखिर है क्या? तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपनी ही सैलरी का 10% जो है बेसिक का वो डिपॉजिट करना पड़ता है एंड ओवर द टाइम वो एक्यूमुलेट होता है, जिससे फिर आगे जाके उनको पेंशन मिलती है। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में यही डिफरेंस है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपने देखा होगा, जो पुराने लोग होते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप देखते होगे, उन्हें बहुत सारी पेंशन मिलती है। और इस पेंशन का पूरा बर्डन किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। अब सरकार ने सोचा कि इस तरीके से तो एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का पैसा जो है वो तो एकदम खाली हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। और इस न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम जो कहा गया इसे, इसके तहत एम्प्लॉयज का ही पैसा 10% जो है वो डिडक्ट होता था सैलरी से और इकट्ठा होता था, एक्यूमुलेट किया जाता था और बाद में उसी को एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाता था आफ्टर द रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉयज। नाउ, इस न्यू पेंशन स्कीम का बहुत ज्यादा अगर आप लोगों को पता हो तो इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने की बात कही। और इसीलिए आप देख सकते हो कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने की बात बहुत ज्यादा हो रही थी राजस्थान में। राजस्थान में इसको रीस्टोर कर दिया गया है, बाकी स्टेट्स में अभी तक नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए तो ये न्यूज में इसलिए है कि ये जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने फंड मैनेजमेंट के लिए एक नई एजेंसी जो है उसको एज अ फंड मैनेजर इंट्रोड्यूस किया है एंड दिस इज योर DSP pension fund managers. Option B is the correct answer here. Next question here is Daniel Noba. He has been elected as the president of which country? So recently Daniel जो है youngest president बने हैं of Ecuador. Now Ecuador is a very important country in the South American continent. तो यहाँ पे आप देख सकते हो this young man you can see here, he is Daniel and he is the youngest prime minister of president of Ecuador. Ecuador की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे लाई करता है एक छोटा सा कंट्री जिसे इक्वेडोर कहा जाता है और यही इक्वेडोर जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं दी डैनियल। अब यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस इलेक्शन के साथ में ये चीज बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गई है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे जो राइटिस्ट गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जा रही है। सो बेसिकली दिस इज अ ट्रेंड। अब राइटिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? दीज आर दी कंजर्वेटिव पार्टीज। सो नाउ यू विल सी इंडिया में या फिर आप देख लो इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं वो ज्यादा इलेक्ट होके आ रही हैं। सो पीपल आर गेटिंग मोर राइटिस्ट हियर, ठीक है, rather than being very liberal and modern and rather than choosing the liberal and the modern leftist parties। ठीक है, तो लोग जो है यहाँ पे उनका इंक्लिनेशन राइटिस्ट पार्टीज की तरफ बढ़ रहा है, which is a sign of conservativeness in the entire world. Now, इनके इलेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि अगर आप मेक्सिको से लेके पूरा अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक जाते हो, मेक्सिको वाले रीजन से अगर मेक्सिको एंड देन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो नीचे आता है, उनके आसपास की पूरे कंट्रीज में जाते हो, सो व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे ड्रग रिलेटेड इश्यूज, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स जो है ये बहुत ज्यादा हो रहे थे। और इसी के वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्विच गवर्नमेंट में देखने के लिए मिलता है। लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल। सेम वाज द केस इन इक्वेडोर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली लीजा गोंजालेस को हरा के, हु वाज अ राइटिस्ट पार्टिसिपेंट हियर, उनको हरा के डैनियल जो है ये बनते हैं द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडोर।
Next comes your, now this is something very, very, very important. Vizingham Port, which was seen in the news, is located in which state or union territory? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, जो आपका विजिंगम पोर्ट है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला. एंड नाउ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है इंडिया का फर्स्ट डीप सी पोर्ट. अब डीप सी पोर्ट आखिर क्या होता है? देखो, इंडिया में अगर आप देखोगे सो इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है. इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन अगर हम देखें तो 9 स्टेट्स फॉर्म करते हैं और ये कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर. और इसमें भी जब हम हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को ऐड कर लेते हैं तो हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो हो जाती है 7517 किलोमीटर. लेकिन इतनी बड़ी कोस्ट लाइन में हमारे पास टोटल 185 से भी ज्यादा माइनर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं. इसके बाद भी इंडिया में कोई भी डीप सी पोर्ट नहीं है. अब डीप सी पोर्ट क्या होते हैं? यहाँ पे अगर हम देखें, डीप सी मतलब पानी जो है वो काफी गहरा होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स पे पानी काफी गहरा होना चाहिए. लेकिन इंडिया के केस में फिजियोग्राफी कुछ ऐसी है कि ये वाला काफी सारा हिस्सा जो यहाँ का जमीन का था ये सबमर्ज हो गया ओवर द टाइम पानी में. सो इसकी वजह से आप देखोगे कि वाटर की डेप्थ जो है वो यहाँ पे ज्यादा नहीं है. और क्योंकि यहाँ पे वाटर की डेप्थ जो है वो ज्यादा नहीं है, इसी की वजह से बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं उनको यहाँ पे प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, बड़ी शिप्स के लिए ज्यादा पानी चाहिए और वो यहाँ पे प्लेस नहीं हो पाती, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे बहुत अच्छा हमारे पास डीप सी पोर्ट अवेलेबल हो. अब ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता था, जब हम ज्यादा सामान मंगवाते थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो हमें हेल्प लेना पड़ता था श्रीलंका और सिंगापुर का. सो बेसिकली होता क्या था, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो, ट्रेड करते हो, सो पहले बड़े बड़े कार्गो शिप्स के थ्रू सामान जो है वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट या फिर सिंगापुर पोर्ट पे हैंडल किया जाता था. अब यहाँ से रीलोड करके फिर छोटे कार्गो शिप से इंडिया के वेरियस पोर्ट्स में पहुंचाया जाता था. अब इसमें क्या होता था, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाती थी और इसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर्स के हेल्प से विजिंगम पोर्ट को डेवलप किया. सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप की फंडिंग के साथ में पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे इस विजिंगम पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इंडिया का पहला डीप सी पोर्ट होगा. इससे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड और ज्यादा बूस्ट होगा. साथ ही साथ हो सकता है हमें आने वाले टाइम में चीजों के प्राइस भी कम मिले, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तो डेफिनेटली हमें भी चीजें कम प्राइस पे अवेलेबल होंगी. ऑलराइट, सो आई होप दिस हेल्प्स यू एंड यू अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ यहाँ अगर बात की जाए कि विजिंगम पोर्ट लोकेटेड कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे केरला तमिलनाडु के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा. लेकिन प्रैक्टिकली ओवरऑल ये पार्ट जो है किसका है, ये पार्ट है आपका केरला का. ओके, चलो. So now let us move on to the next question. Next question here is your APAR account registry, which was seen in news recently, is associated with which field? So APAR account registry की यहाँ पे बात हो रही है. चलो, अपार अकाउंट रजिस्ट्री जो है ये रिलेटेड है आपकी एकेडमिक से. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है. तो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं एज ऑफ नाउ, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान. इन्होंने इशू करे हैं इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट दी अपार. नाउ व्हाट इज दिस अपार? सो अपार की अगर हम बात करें, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, इसे अपार एक्रोनिम जो है वो दिया गया है. अब ये एक अकाउंट रजिस्ट्री है बेसिकली. ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो और ये एनरोल करवाने का काम किसका रहेगा, ये रहेगा आपकी स्कूल अथॉरिटीज का. अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाएगा उनका
एंटायर एकेडमिक करियर, उनकी रिपोर्ट कार्ड्स, रिजल्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज का जो डेटा है, रिजल्ट्स हैं, वो यहाँ पे डिजिटली स्टोर किए जा सकते हैं. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एन एडू लॉकर, जहाँ पे आपको हर एक जगह पे कैरी करना जरूरी नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स. सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आपका यूनिक नंबर, अकाउंट नंबर मिलेगा, अपार नंबर जो मिलेगा, अपार अकाउंट नंबर, उसको उसके थ्रू आप यहाँ पे पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हो और सारे के सारे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको चेक कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द अपार अकाउंट रजिस्ट्री. सो इट इज द पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज वन नेशन वन स्टूडेंट ID. All right, one nation one student ID. Next question here is Amrit Kal Vision 2047, which was recently unveiled, is associated with which field? So Amrit Kal Vision 2007 जो है ये related है आपका with the maritime industry. Option B is the correct answer here. So recently जो हमारे PM मोदी हैं, PM मोदी ने इनॉग्रेशन सेरेमनी में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की अनाउंस किया है about his vision of the Amritkal 2047 for the maritime industry. Maritime मतलब वाटर रिलेटेड. सो बेसिकली वाटर रिलेटेड क्या, देखो हमारी जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन जो है, जो पोर्ट्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो बेसिकली ये कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो पोर्ट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे यहाँ पे खर्च किए जाएंगे बाय द ईयर 2047. ये डिक्लेयर किया है पीएम मोदी ने, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा. स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें इससे देखने के लिए मिलेगी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Next comes what is the theme of the Ayurveda Day 2023? So Ayurveda Day जो है, आयुष मिनिस्ट्री जल्द ही आयुर्वेद डे जो है इसको मनाने वाली है. आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ. Option A is the correct answer here. This is the theme of the Ayurveda Day 2023. Ayurveda Day 2023 जो है ये डिक्लेयर हो चुका है, और ठीक है, ये मनाया जाता है धन्वंतरी जयंती पे. अब ये धन्वंतरी जयंती क्या है? धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी, ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, ही इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा. और इन्हीं की जो एनिवर्सरी होती है, बेसिकली 13th लूनार डे जो होता है हर महीने का, सॉरी अश्विनी मंथ का, हिंदू जो मंथ्स होते हैं उनमें से अश्विनी मंथ जो होता है, इसका जो 13th लूनार डे होता है, बेसिकली इसी दिन गॉड धन्वंतरी जो है उनका एनिवर्सरी यानी कि उनका बर्थडे मनाया जाता है. और हर साल इसी दिन को मनाया जाता है एज द आयुर्वेद डे. ठीक है, हर साल इसी दिन को मनाया जाता है एज द आयुर्वेद डे. जस्ट अ मिनट गाइस. ठीक है, तो पहली बार आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट किया गया था ऑन 28 अक्टूबर 2016. इस साल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डेज यहाँ पे चेंज हो जाते हैं. तो इस साल अश्विनी मंथ का जो 13th लूनार डे है, दैट इज द एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी, ये पड़ रही है आपकी 10th नवंबर 2023 में. और आयुष मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा हमारा आयुर्वेद डे. नाउ दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एंड इट इज अ वेरी एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग. ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स. आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद जो है, इट इज द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है चरक को. ठीक है, चलो. So I think this much is enough. Option A is the correct answer here. So guys, next question here is, what is the name of the program launched to enhance the connection among the young individuals from diverse states of India? So इसका नाम है, ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है युवा संगम. युवा मतलब यूथ और संगम मतलब गेट टुगेदर. सो बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत एक इनिशिएटिव था जो 2015 में लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो भी यूथ हैं उनको गेट टुगेदर के लिए, टू
so that they can assemble and talk on the important issues. यहाँ पे phase 3 लॉन्च किया गया है रिसेंटली अभी, जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो इन दिस युवा संगम. So basically by enrolling you will be registered and then you can participate in this platform and meet the other people. So basically youth को गेट टुगेदर के लिए, उनको असेंबल करने के लिए, सो दैट द इंपॉर्टेंट इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड, ये युवा संगम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. So I hope this is clear. Next question here is, guys, Namdapa, Pake and the Kamlang, they are the tiger reserves of which state of India? चलो, सो आप लोग को पता होगा कि देखो टाइगर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ टाइगर्स जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच गए थे और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में कैलाश संखालिया के एफर्ट से फाइनली प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन और एंड द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स. ठीक है, सो इसके बाद ही आप देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये भी बनाई गई थी. एंड सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द टाइगर्स. नाउ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड कैलाश संखालिया ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया. ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको पहली इंप्लीमेंट किया गया था, पहला नेशनल पार्क जो इसके अंडर आया था, यानी कि पहला टाइगर रिजर्व जो इंडिया का बना था वो था आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. उसके बाद से आज तक अगर हम देखें तो 53 टाइगर रिजर्व्स आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे. सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात की गई है. नामदफा, पाके एंड कामलांग आर दी टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सो बेसिकली दीज आर दी टाइगर रिजर्व्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. तो ये जो मैप आप देख रहे हो ये मैप है आपका अरुणाचल प्रदेश का. सो बेसिकली दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड ये है आपका, सॉरी ये है आपकी, है ना, तो पाके टाइगर रिजर्व. इसके साउथ में आपको मिलेगा नामेरी टाइगर रिजर्व. और यहाँ पे अगर आप चले जाते हो ऑन दी ईस्टर्न साइड, सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है म्यांमार बॉर्डर पे नामदफा टाइगर रिजर्व. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अब बात कर लेते हैं ये न्यूज में क्यों थे. क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 के अमेंडमेंट के लिए, सो बेसिकली दिस इज द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ 2020, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाने हैं और इसी के लिए अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है. नाउ दिस कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर दी 3 टाइगर रिजर्व नामदफा, पाके एंड दी कामलांग. पूरा माजरा है क्या, इसको समझते हैं. देखो अरुणाचल प्रदेश जो है अगर बायोडाइवर्सिटी के लिए देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे. अब है क्या, इस रीजन में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली दे नीड टू हैव दी लिबरेटेड गाइडलाइंस. ठीक है, लिबरेटेड पॉलिसीज होना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अमेंड करने के बारे में सोचा है. डेफिनेटली इसका असर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी पे भी आए. इसीलिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसने कहा है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो कि मेनली ये 3 टाइगर रिजर्व्स जो हैं इनको सुपरवाइज करेगी, इनका सुपरविजन करेगी कि इनके ऊपर किसी तरह से कोई भी इशू ना आए. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट these 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स. देखो ये पार्ट ना स्टैटिक और करंट दोनों में ही पूछा जा सकता है. सो टाइगर रिजर्व्स अभी न्यूज में आ गए इसलिए टाइगर रिजर्व्स बिकम इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ द स्टैटिक. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रॉपिकल. ठीक है, tropical deep sea neutrino telescope that is trident which was seen in the news is associated with which country? So neutrino जो है ये टेलीस्कोप है जो कि रिलेटेड है आपका चाइना से. ठीक है, अब चाइना ने डेवलप किया है दिस ट्राइडेंट एज पार्ट ऑफ द डीप सी मिशन. एंड अगर इसकी बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेलिंग और इसका मतलब होता है ओशन बेल. सो ओशन में बेसिकली 3500 मीटर की डेप्थ पे इसको प्लेस किया जाएगा और इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच कॉमेट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द ओरियनिड मीटर शार. सो हेलीज कॉमेट को क्या कहा जाता है, हेलीज कॉमेट को कहा जाता है द ओरियनॉइड मीटर शार. क्यों कहते हैं इसको ओरियनॉइड मीटर शार, इसको देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं ये हेलीज कॉमेट आखिर होता क्या है.
कॉमेट्स एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? जो कि आउटर स्पेस में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। सो प्लैनेट्स ले लेते हैं, अगर हम मून ले लेते हैं, तो एस्ट्रॉइड्स लेते हैं, कॉमेट्स लेते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सो बेसिकली कॉमेट्स के साथ में होता क्या है, ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, ये कॉमेट्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जैसे ही ये सन के पास में आते हैं, तो सन के पास आएंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो इनके अंदर की जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, इनकी गैसेस जो है वो बाहर निकलने लग जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली इनके, सॉरी, ये जो है ना, ये बने हुए होते हैं आइस क्रिस्टल से, ठीक है। इनके अंदर आइस क्रिस्टल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ये सन के पास जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सन के टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर मेल्टिंग शुरू हो जाती है, और मेल्टिंग होती है तो यहाँ पे वेपराइजेशन होता है, और ऐसा फील होता है कि ये जो कॉमेट्स हैं, इनका मतलब ये ऐसे टेल जो है ना, टेल जैसा शो होने लग जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाए, मतलब यही जो स्टार्स हैं बेसिकली, ये आपको क्या दिखते हैं, ये आपको कॉमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। स्टार्स नहीं, बेसिकली कॉमेट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार की तरह लगते हैं, मतलब टूटते हुए तारे की तरह बिल्कुल नजर ये आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है ना, अलग अलग तरह के जो कॉन्स्टलेशंस हैं, वहां पे आपको अलग अलग तरह के कॉमेट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सो बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्टलेशन है, दैट इज दी ओराइन। और ओराइन को बिलोंग करने वाले जितने भी कॉमेट्स हैं, वो ओरिनॉइड मीटियर करते हैं। बेसिकली जब भी आपको वो दिखते हैं, तो उसे ओरियोनॉइड मीटर कहा जाता है, ठीक है। इस कॉन्स्टलेशन को बिलोंग करने वाले जितने भी यहाँ पे कॉमेट्स वगैरह दिखते हैं। नाउ इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट क्या है? सो इट इज अ वेरी पॉपुलर कॉमेट, जो कि एडमंड हेली जो है फेमस एस्ट्रोनॉमर, उनके नाम पे रखा गया है। ये एक ऐसा कॉमेट है जो लगभग आपको 79-80 ईयर्स में, 75 से 79 ईयर्स में एक बार देखने के लिए मिलता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Next is, which city is the host of the World Health Summit 2023? So World Health Summit 2023 होने वाला है आपका बर्लिन में, जर्मनी की बर्लिन में आपका ये होने वाला है। और इसका जो थीम है, इसका थीम है a defining year for the global health action of. So I hope this is clear to all of you. यहाँ पे basically the countries get together and discuss about the important health related issues and building up the health infrastructure in the various countries. Next question here is, Anubhav portal which was seen in news is associated with which union ministry? So Anubhav portal जो है ये related है आपका Ministry of Personal Public Grievance and Pension से। Option A is the correct answer here. And who is the Union Minister for Personal Public Grievance and the Pensions? तो ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, ये डिपार्टमेंट, ये वाला जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने अपने अंडर ही रखा हुआ है। अच्छा, अब ये अनुभव पोर्टल क्या है? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये अनुभव पोर्टल बेसिकली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली, जहां पे दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। ओके, चलो, तो ये है आपका अनुभव पोर्टल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? भाई कॉटन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप लोगों को अगर पता हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंडस वैली पीपल, दे वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस द कॉटन। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, सबसे हाई क्वालिटी कॉटन जो है, मसलिन, चेन्स, ये सब आपको इंडिया में प्रोड्यूस होता हुआ मिलता है। सो इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। एंड यहाँ पे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जिसको लीड कर रहे हैं, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने रिसेंटली अभी ब्रांड नेम कस्तूरी कॉटन के साथ में लॉन्च किया है इंडियन कॉटन को। सो बेसिकली दिस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, और इसे कस्तूरी कॉटन नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो, अब इसमें होगा क्या? इसमें दी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रीज जो कि कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, ये सब ऑल टुगेदर वर्क करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन। कसूरी कॉटन ब्रांड नेम बेसिकली इसको दिया गया है, इंडिया का दी बेस्ट कॉटन। एक होता है ना ब्रांड नेम क्रिएट करना, एक इमेज क्रिएट करना फॉर दी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी रिलायबिलिटी के लिए। सो दिस इज द ब्रांड नेम गिवन, दैट इज द कसूरी कॉटन, एंड दे ऑल टुगेदर विल, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस विल टुगेदर हेल्प इन मेंटेनिंग दैट क्वालिटी एंड boosting the export of the cotton. Next comes your, which state in union territory inaugurated the Mission Mahila Sarthi? Mission Mahila Sarthi की अगर हम बात करें,
चलो, सो मिशन महिला सारथी जो है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो बेसिकली विमेन ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए एक लॉन्च किया हुआ अभियान है जिसे मिशन महिला सारथी कहा गया। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। बेसिकली उत्तर प्रदेश में 2020 अक्टूबर में महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए मिशन शक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसी मिशन शक्ति अभियान के अंडर विमेन कंडक्टर्स या ड्राइवर्स जो होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, या फिर उनको आप कह सकते हो एम्पावर फील करवाने के लिए, या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए महिला सारथी मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। सो दिस इज बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Which country is the India's biggest trading partner during the April-September in the fiscal year 2023-24? वैसे तो अगर बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो कौन था? वो था आपका चाइना। लेकिन चाइना को बीट करके अब यूएसए बन गया है इंडिया का द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज द अप्रैल टू सितंबर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया ऑल्दो अगर हम बात करें ओवरऑल हमारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन चाइना से अभी भी, चाइना ने फिर भी, सॉरी यूएसए ने फिर भी सरपास कर दिया है चाइना को टू बिकम दी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Next question here is exercise Harimu Shakti 2023 was organized between the armies of which country? So this is a military exercise between the armies of India and Malaysia. Option A is the correct answer here. So Harimu Shakti एक military exercise है जहां पे military tactics share किया है इंडिया और मलेशिया की armies ने, and this is for the strategic development mutual cooperation of between the countries. So I hope you got this, and 2022 में पहली बार इसको कंडक्ट किया गया था और 2022 में इसे मलेशिया में कंडक्ट किया गया था। ऑलराइट, चलो फाइन। इस साल कहाँ पे हुआ है? इस साल इंडिया के उमराई कैंटोनमेंट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। सो गाइज, these were some of the important current affairs for the week, and I hope you like this video. आपको यहाँ से काफी सारी knowledge मिली होगी जो कि आपकी preparation में आपको help करेगी. So this is all for now, and signing off. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.